इसमें हम प्रमुख रूप से आज जो चर्चा करेंगे, ठीक है, वो हिस्ट्री की काफी आपको डिटेल डिस्कशन अभी देखने को मिलेगा। और यदि आप अच्छे से सुन लेते, कई सारी चीजें तो अभी याद हो जाएगी, एग्जाम तक भी याद रहेगी, और एग्जाम में के लिए यह हेल्पफुल भी होगा, और आगे सेट भी बनाएंगे तो आपका मार्क्स बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से एक एक बात को क्या करने हैं, आपको सुनने है ना, एक एक बात को ध्यान से सुनना। चलिए, तो पहली हमारी जो क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कौन से काल में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक और आध ऐतिहासिक, है ना। तो प्री हिस्टोरिक, आपका प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो हमने बात किया था, याद कीजिए, शुरुआती क्लास में ही, जब हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू ही किया था, ठीक है, उसी समय हमने चर्चा किया था कि हिस्ट्री को पढ़ने लिखने के हिसाब से 3 पार्ट में बांटा जाता है। कितने? 3 पार्ट में। अब देखिए कौन कौन है। एक को बोलते हैं हम, है ना, एक को क्या बोलते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, इसके बाद है जो, एक को बोलते हैं आध ऐतिहासिक, और एक को बोलते हैं, है ना, क्या, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक तो कहा जाता है जनरली, ध्यान से सुनिएगा, प्राग ऐतिहासिक कहने का मतलब यह है कि पढ़ने लिखने का कोई साक्ष्य मौजूद ही ना, है ना, पढ़ने लिखने का कोई साक्ष्य जिस समय का मौजूद ना हो, वो प्राग ऐतिहासिक में रखा जाता है। आध ऐतिहासिक की बात यह है ना, कि लिखित साक्ष्य मौजूद हो, है ना, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक, हिस्टोरी का मतलब है कि लिखित साक्ष्य मौजूद है और उसे पढ़ा भी गया हो, तो यह ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। अब सोचिए, ऊपर वाले में हमने बात किया कि क्या कोई साक्षी मौजूद नहीं है, तो अब साक्षी मौजूद नहीं है तो इसे हम पढ़ेंगे क्या। और दूसरा है कि साक्ष्य मौजूद है लेकिन क्या लिखा गया है पता ही नहीं है। ठीक है, और ऐतिहासिक में क्या है, लिखित साक्ष्य मौजूद है और इसे पढ़ा भी गया। ठीक है, यह ऐतिहासिक। और यह ऐतिहासिक, अब देखिए, तो यह ऐतिहासिक की हम बात करें, यह कहां से शुरुआत हो जाता है आपका, है ना, वैदिक सिविलाइजेशन से। ठीक है, वैदिक सभ्यता से इसकी शुरुआत आप देखने को मिली। आपने सुना होगा, है ना, कि यह वेदों पर आधारित सभ्यता है और वेद पढ़ी जाती रही, है ना। यहीं से कई सारे हिस्टोरियन मानते हैं यहीं से इतिहास है। उसके पहले वाले इतिहास को कई लोग नकार देते, खैर वो अलग सी बात। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वैदिक सभ्यता से लेकर के अब तक जो हैं सभी के सभी ऐतिहासिक के अंतर्गत आएंगे, है ना। इसके बाद आध ऐतिहासिक में कौन आएंगे, तो प्रमुख रूप से, है ना, आपने सुना होगा ऐसा नाम कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी लिपि मिली है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, है ना। यही कारण से इसकी लिपि को कहा जाता है पिक्टोग्राफ, है ना, भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो आध ऐतिहासिक के अंतर्गत हम रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को हम किसके अंतर्गत, आध ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। और प्राग ऐतिहासिक इसके ठीक उसके पहले वाला, जितना स्टोन एज है आपका, है ना, जितना स्टोन एज है, ठीक है, सब का सब है जो आपका क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक, यानी सिंधु घाटी के पहले वाला। ठीक है, तो यह याद रखेंगे, पैलियोलिथिक हो, मेजोलिथिक हो, आपका नियोलिथिक हो, चाल्कोलिथिक हो, सब का सब है जो आपका किसमें हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक। तो होप कि यह बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये आध ऐतिहासिक कहने का मतलब है कि लिखित साक्ष्य मौजूद हो लेकिन पढ़ा नहीं गया हो, इसे आध ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता। और यह सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है आध ऐतिहासिक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, जो कि एक क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता, याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। इसके संदर्भ में कई सारी बातें हमें करनी है, एक क्लास बड़ा जबरदस्त आपको लगेगा।
अभी तक हम बतलाया कि हिस्ट्री, इस टॉपिक को हमने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता को 2017 में पढ़ाया था। संडे का दिन था और कोई एग्जाम था, तो उसमें हमने लगभग 3 घंटे का क्लास लिया था और काफी शानदार क्लास था। ठीक है, तो वैसा ही क्लास आपकी एक लगेगी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, अब तो कई सारी पिक्चर हैं हमारे पास, डिजिटल मीडियम है चीजों को दिखाने के लिए। खैर, हाँ, तो इन सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करूं तो यह जो है किस लिए जानी जाती है, अपनी नगर नियोजन के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए है जो जानी जाने वाली सभ्यता है ना। यह याद रखेंगे। यहाँ आप पिक्चर में, इस पिक्चर को आप देखिए। ठीक है, इस पिक्चर को आप देखेंगे तो यह वाली एरिया प्रमुख रूप से, है ना, यह क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की एरिया, यानी सिंधु नदी के किनारे प्रमुख रूप से बसे, है ना, बसे जो एरिया है, ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता। और जिसका कार्य जो है, मतलब इसका जो काल है वह रखा जाता कितना, 2350 से 1750, है ना, बीसी। कितना, 2350 से आपको कहाँ 1750 तक देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं 2500 से लेकर करके इसका कालखंड आपको 1750 1700 दिखेगा, है ना। तो वही आसपास के हिसाब से आंसर आपको करने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पिक्चर को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, ताकि इस पिक्चर को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। नहीं, इतने बड़ा होने पे कई सारा एरिया ही चेक लिया। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे नीचे चले जाना पड़ेगा। चलो, यहाँ पे समझ लेते हैं, बस समझना ही है फटाफट, क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। देखिए, ध्यान से सुनेंगे। यह है कौन सी, आपको यह जो नजर आ रहा है पिक्चर, यह सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, इसका यह आपको मैप दिख रहा है, यह सिंधु नदी के किनारे, है ना, जिसे इंडस रिवर के नाम से जानते हैं, यह आपको नजर आ रही है, जो कि कौन सी रिवर है ना, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसी को हड़प्पन कल्चर के नाम से, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा इसकी पहली जगह है जिसकी खुदाई करी गई थी, है ना, आपको 1921 में हड़प्पा। इसके बाद इसमें आप देखेंगे कांसा का यूज, है ना, कांसा का यूज होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था, है ना। कांसा किससे बनता है, हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था सुबह, है ना। कांसा, कांसा टी, कॉपर प्लस आपका टी मिलकर करके बनता है। और इसके पहले आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले एक सभ्यता होगी जिसका नाम होगा चालकोलिथिक एज। और देखा होगा आपने कैलकोलिथिक कर करके क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी। ठीक है, वही, है ना, इंग्लिश को हिंदी में कर दिया। खैर, तो चालकोलिथिक कहने का मतलब है कि आपका क्या, तांबा और प्लस में क्या, पत्थर का यूज, है ना। जिस सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा वही है जो चालकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। खैर, तो इससे पहले है जो कॉपर की खोज हो चुकी थी, और आपका सिंधु घाटी आते आते आपको टीन का भी खोज हो जाए। तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी के लोग हैं जो कॉपर से, टीन से, इन सब कुछ से परिचित थे। आंसर आएगा तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये किससे परिचित नहीं थे, है ना, क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखेंगे कि लोहा से वे लोग परिचित नहीं रहे, है ना। लोहा आपको वैदिक सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा, है ना, वैदिक सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा कौन वाली, लोहा। ठीक है, एक क्वेश्चन और होता है ना, कि और आपका सही होना शुरू हो जाएगा। गाय से है जो सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे, या अपने नगरीय नियोजन के लिए है जो क्या किए, क्या करे जाते थे, जाने जाते थे। और भी इसके संदर्भ में कई सारी साइट्स हैं, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है ना, कई सारे हैं। खैर, नॉर्मल वे में इतना आपको अभी तत्कालीन ध्यान रखने हैं, क्या क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए अपनी जानी जाती थी, आध ऐतिहासिक में है, कांस्य युगीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे होने के कारण से हड़प्पा सभ्यता भी इसी को हम कहते हैं। कारण क्या है ना, कि हड़प्पा सबसे पहली साइट है इसकी जो क्या क्या करी गई थी, खोज की गई थी। इसके बाद देखिए इसके संदर्भ में थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन, है ना, रखने हैं, थोड़ी सी अभी और इन्फॉर्मेशन रखने हैं, फिर हम क्लास पूरी करेंगे तो फिर इसकी चर्चा करेंगे।
इस प्रकार से हमने बनाया। ऊपर में आप क्या जानते हैं, उत्तर, नीचे में दक्षिण, है ना। राइट साइड की तरफ हमारा होता है ईस्ट पूरब, ठीक है, और लेफ्ट साइड की तरफ होता हमारा क्या, पश्चिम वेस्ट, ठीक है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट साइड की तरफ वेस्ट। इसमें देखेंगे कि इसका सबसे जो पूर्वी बिंदु है ना, वह कौन है, आलमगीरपुर, है ना। सबसे इसका उत्तरी बिंदु ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु है, इसका नाम जो है मांदा है ना, इसमें नहीं दिखाया क्या, हाँ क्या है नाम इसका, मांदा। और सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, ठीक है, सबसे दक्षिणी, उसका नाम है ना दाइमाबाद, क्या है, दाइमाबाद। और सबसे पश्चिमी जो है, इसका नाम है सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर। तो 4 जगह हमने बताया, सबसे उत्तरी बिंदु मांदा, सबसे दक्षिणी दस से दाइमाबाद, सबसे पूर्वी है उसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी जो है वह सुतकांगेडोर है। और क्वेश्चन यह पूछ देता कि कौन सी नदी के किनारे, ठीक है, तो यह याद रखेंगे, मांदा जो है आपका चिनाब नदी के किनारे, मांदा चिनाब। दाइमाबाद जो है यहाँ पे आपका कौन सी नदी, गोदावरी नदी, है ना। दाइमाबाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहीं से देखिए गोदावरी नदी निकलती हुई नजर आ रही है, ठीक है, तो गोदावरी। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे, जो कि यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और आपका सुतकांगेडोर जो है वह दासक नदी के किनारे, ठीक है, दासक नदी के किनारे। ओवरऑल आप इसका पिक्चर आप इसका बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका स्ट्रक्चर है जो दिखेगा, है ना। इस प्रकार से लगभग स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसके कारण से कह दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकार लगभग त्रिभुजाकार है ना, जिसका क्षेत्रफल 12,99,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यह अपने टाउन प्लानिंग के लिए है जो जानी जाती थी, ठीक है। तो यह आपको अभी तत्काल ध्यान रखना है, फिर और भी इसके संदर्भ में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, चीजों को याद करेंगे। आगे देखिए, अगला है कि 800 से 600 ईस्वी के कालखंड को हम क्या कहते हैं, 800 से कितनी, 600 के काल को हम क्या कहते हैं। तो देखिए आपको पता होगा, हमने बात किया कि 1750 तक आपका 2350 से 1750 सिंधु घाटी, इसके बाद बीच में है ना ट्रांजिशन का फेज आता है, इसके बाद 1500 से, है ना, टाइम फ्रेम पे ध्यान दीजिएगा, 1500 से हम बात करें 1000, और 1000 से 600 बीसी, है ना, ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, है ना। 1500 से 1000 और 1000 से 600, ये कुल मिलाकर करके आप देखेंगे ना, ये कुल मिलाकर करके, ठीक है, तो यह है जो आपका वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ओवरऑल कौन से काल के, वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें से यह वाली है ना 1500 से 1000, ये प्रमुख रूप से ऋग वैदिक काल है ना। और 1000 से 600 जो है यहाँ पे इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल कब से, है ना, आपका 1000 से 600, वैदिक ऋग वैदिक काल कब से, तो यह है जो आपका 1500 से 1000 माना जाता। अब देखिए ओवरऑल आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो ऋग वैदिक काल था 1500 से 1000, जो कि ऋग वेद पे प्रमुख रूप से चल रहा था, है ना, सोसाइटी में कोई कुरीतियां नहीं थी और बड़ा ही चीजें सिस्टमैटिक थी, है ना, मातृसत्तात्मक समाज था। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे 1000 के बाद से, ठीक है, चीजें क्या होती जाएगी, है ना, सीधी सब उल्टी होती जाएगी, है ना। महिलाओं का स्थिति गिरता जाएगा, समाज में कुरीतियां बढ़ जाएगा, है ना, पाखंड है जो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्राह्मणों का क्या हो जाता है, ब्राह्मणों का क्या हो जाता है ना, प्रभुत्व यहाँ पे बढ़ जाता है। यही कारण से आप देखेंगे कि समाज में कुरीतियां आएगी, इसके कारण से है जो फिर धर्म आंदोलन शुरू होगा यहीं पे, है ना, और नए धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय। तो इसमें देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, है ना, कास्ट की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कास्ट की प्रवृत्ति है जो कौन से काल में आपको है, जो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा, है ना, कास्ट की प्रवृत्ति। जैसे आज आपने सुना होगा, है ना, नहीं क्या आप देखते हुए सुना, क्या देखते ही हैं क्या, कि जिस कास्ट में किसी का जन्म हो गया, ये जन्म के आधार पे कास्ट सिस्टम है ना, कर्म के आधार पे नहीं। तो 1000 से 1500 से 1000 ईस्वी जो ऋग वैदिक काल था, है ना, उसमें आप क्या देखेंगे, ऋग वैदिक काल में यह जन्म के आधार पे, है ना, उसमें हम पढ़ेंगे भी, आगे चर्चा भी करेंगे कि एक लड़का लिखता है कि मैं एक क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ, मेरे पिताजी भीषज हैं और मेरी माँ चक्की पीसती,
तो तीनों का 3 काम है और उसके हिसाब से कास्ट को है जो डिसाइड किया जाता था। तो खैर यहाँ पे देखेंगे तो यह जो टाइम है, आप फ्रेम देखेंगे तो इससे आप पकड़ लेंगे। अब पकड़ने की स्थिति में होंगे। यहाँ पे सोसाइटी में समस्याएं, ठीक है, और इसमें ब्राह्मणों का प्रमुख रूप से प्रभुत्व है, ठीक है। तो इसलिए 800 से 600 ईस्वी को क्या कहा जाता है, आपका ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। जबकि आपका 300 से 600 को कहा जाता है सूत्र युग, ठीक है। और रामायण युग जो है ना, 500 बीसी को कहा जाता है। और महाभारत युग जो है यह 400 बीसी को कहा जाता है ना। 400 बीसी को महाभारत युग, 500 को रामायण युग, सूत्र युग जो है 300 से 600 बीसी और ब्राह्मण युग जो है 800 से 600। यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बाद कभी रिपीट किया भी नहीं, है ना, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल ये चीजें हो जाती है ना। क्योंकि कई लोग हैं जो रामायण के बारे में बोलते हैं, है ना, काफी पुराना है, इसका कोई ताल ही नहीं, ठीक है। महाभारत का कोई ताल ही नहीं, ठीक है। तो इस अंदर भी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, इसके कारण से आप देखेंगे क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं किया। तो इसके बारे में हमें ज्यादा भी चर्चा नहीं करनी है ना। अभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिमाग में रख लेने हैं क्या, कि 800 से 600 ब्राह्मण, सूत्र युग 300 से 600, रामायण युग 500 के पास और महाभारत 400, बस। यदि दोबारा आ गया तो टिप दी, नहीं आया तो ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए कौन सी, है ना, किसकी बात करी जा रही है, बोगाज कोई की, है ना। बोगाज कोई का महत्व है जो किस लिए, आपने ऑप्शन को तो पढ़ लिया होगा, उस टाइम ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी हम सीधा बात करते हैं बोगाज कोई पे। बोगाज कोई जो है, यहाँ पे आपको पिक्चर नजर आ रहा होगा, थोड़ी सी मैं इसे जूम करूं, ठीक है, देखिए अब मे बी की पिक्चर आपको थोड़ी नजर आ रही हो, ठीक है। यहाँ पे जो है यह क्या है, पत्थर का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। और यह इंस्क्रिप्शन जो है, जैसे आपने पढ़ा है कि पत्थर को यूरेनियम डेटिंग से, है ना, इन सब का परीक्षण किया जाता है। तो इससे पता चला कि यह है जो लगभग क्या है, 1400 बीसी के आसपास का है। और कौन से एरिया में, है ना, यह जो है आपका अभी जो टर्की है, तुर्की तुर्की, जिसे टर्की भी कहते हैं, नहीं, तो यह तुर्की वाले एरिया में। और तुर्की कहाँ पड़ता है बताइए, मध्य एशिया में। कहाँ पड़ता, मध्य एशिया में। और उस मध्य एशिया में आप देखेंगे तो क्या है, हिंदू देवी देवता, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसी से आपको पूरा इसका आंसर निकल जाएगा, है ना। हिस्ट्री ऑफ गॉड गॉडेस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, द बोगाज को इंस्क्रिप्शन। और यह कौन सी एरिया में, इसे इसका नाम ही दिया जाता है एशिया माइनर, है ना, एशिया माइनर, जो कि तुर्की के आसपास वाली एरिया में आपको देखने को मिले, ठीक है। तो बोगाज कोई जो अभिलेख है वह 14वीं, है ना, 1400 बीसी का आसपास का यह है, जिसमें क्या है आपको वैद, अब देखिए तो 1400 ईस्वी के आसपास का है, और इसमें क्या है, देवी देवताओं का वर्णन मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, है ना, 1500 से लेकर करके 1000 की बात हमने किया बीसी में, इसे हम बोलते हैं ऋग वैदिक काल। तो बताइए ऋग वैदिक काल, है ना, क्या बोलते हैं इसे, ऋग वैदिक काल बोलते हैं, है ना, ऋग वैदिक काल बोलते हैं। अच्छा अब इसे ऋग वैदिक काल बोलते हैं और इसी के बीच में है 1400। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है वैदिक, है ना, वैदिक देवी देवताओं का क्या है इसमें वर्णन है, इसमें बोगाज कोई अभिलेख, है ना। तो बोगाज कोई अभिलेख में आपका वैदिक देवी देवताओं का क्या किया गया, वर्णन किया गया है ना, जो कि एशिया माइनर वाले एरिया, अफगानिस्तान, है ना, या उससे आगे वाले एरिया में ऐसा इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिले, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, आपने सुना होगा कि जो वैदिक टाइम में जो लोग थे, है ना, वह कहाँ से, उन्हें क्या कहा जाता था, आर्य कहा जाता था, ठीक है, आर्य कहा जाता था। और आर्य लोग कहाँ से आए थे, कहा जाता है कि सब मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए। तो मध्य एशिया कहाँ है, तुर्की वाला एरिया है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कहा जाता है हम लोग जो हैं वह क्या, हम लोग बोलते हैं कि वी ऑल आर आर्यंस, हम सब लोग आर्य हैं, जबकि यहाँ का मूल निवासी आदिवासी है भाई, है ना।
यहाँ का मूल निवासी कहा जाता है आदिवासी। और आज देखिए सबसे जो डाउन ट्रेंस जो सेक्शन है सोसाइटी का वो आदिवासी है ना। खैर, तो होप की यह बात है ना क्लियर हो चुकी होगी एशिया माइनर के संदर्भ में, यानी बोगाज को अभिलेख के संदर्भ। अगली बात देखिए, अगली क्वेश्चन क्या है, गायत्री मंत्र की चर्चा है ना। या किसकी चर्चा है ना, गायत्री मंत्र की चर्चा। यहाँ पे पूछा गया कि गायत्री मंत्र की चर्चा कौन सी पुस्तक में मिलती है ना। गायत्री मंत्र की चर्चा कौन सी पुस्तक में मिलती है। आपको पता होगा है ना कि वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेदांग है जो 6। खैर अभी हमें वेद पे चर्चा करनी है। 4 वेद हैं आपके, कौन कौन, ऋग्वेद है ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें सबसे पहला जो वेद है, सबसे पुराना जो वेद है वह कौन सी वेद है, ऋग्वेद। कौन सी वेद है, ऋग्वेद। और इसमें देखेंगे है ना, तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल है। तो तब इसे नॉर्मल वे में समझिए 10 चैप्टर्स है ना। क्या है, 10 चैप्टर्स। और उसमें से आप देखेंगे तो तीसरा चैप्टर जो है ना, तीसरा जो मंडल है ना, उसमें है ना गायत्री मंत्र की चर्चा की गई। तो नहीं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह वाली जो गाया जाता है इसी को तो गायत्री मंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका क्या है, ऋग्वेद के केवें मंडल, तीसरे मंडल। और इसकी जो रचना किया था, यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना, किसने किया था, विश्वामित्र ने। किसने, विश्वामित्र ने। और यह है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखने। सूर्य देवता किसकी, किसे, सावित्री को है जो यह क्या है, समर्पित है आपका ऋग्वेद का तीसरा मंडल का गायत्री मंत्र। ठीक है, तीसरा मंडल का गायत्री। ठीक है, फिर आप और भी याद रख सकते हैं क्या, कि 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है ना 10 राग युद्ध की चर्चा है ना। कौन सी, 10 राग या 10 राज इसी को बोलते हैं। 10 राजाओं का युद्ध का चर्चा है। और कहा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहला जो युद्ध हुआ, कहीं क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ना, जब सियासत के टाइम हम पढ़ा रहे थे है ना, उसी टाइम मेरे दिमाग में पहली बार मतलब कहीं से क्वेश्चन यह दिखा था। तो 10 राग युद्ध की चर्चा जो है ना, यह ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 7वें मंडल में किया गया। ठीक है, और कहा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री का सबसे पहला जो युद्ध है ना, यही 10 राजाओं का युद्ध। इसके बाद से ही आपको विभिन्न प्रकार के युद्ध आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, युद्ध देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यह याद रखना है ऋग्वेद के संदर्भ। ठीक है, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आगे हम वेद पे आधारित कई सारी बातें हम करते रहे। तो ऋग्वेद आपको तीसरा मंडल याद रखना है, 7वां मंडल याद रखना है ना। इसका 8वां मंडल जो है हाथ से लिखा हुआ है, और हस्तलिखित जो ऋचा है, ऋचा मतलब मंत्र है ना, उसे क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, आपका खील कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है जो एक चतवारिक सूत्र है ना। कौन सी सूत्र, चतवारिक सूत्र। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, चतवारिक सूत्र मतलब हो गया कि 4 है ना, 4 प्रकार के लोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चाएं की जाती है, जो कि ऋग्वेद के आपको 10वें मंडल में देखने को मिलेगा। और यही ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है, क्या कहता है, जिसे कई लोग इसका खंडन भी करते हैं आज आधुनिक है ना युग में है ना। इसका चतवारिक सूत्र क्या कहता है, जो ऋग्वेद के कितवें मंडल में, 10वें मंडल में है ना, वही कहता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण। ठीक है, इसके बाद है जो आपका क्या, बाजू से क्या है, क्षत्रिय। ठीक है, और पैर से है जो आपका क्या हो गया, जंघा से है जो बैस हो गया, और पैर से है जो आपका शूद्र हो गया। ठीक है, तो ये चतवारिक सूत्र है, और इस चतवारिक सूत्र की चर्चा है जो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, आपके 10वें मंडल में। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, और ज्यादा अभी तत्कालीन याद नहीं रखने। ठीक है, चलिए, तो 3 मंडल आपको, हम 4 मंडल हमने बोला। ठीक है, क्या क्या, एक तो तीसरा याद रखना है, 7वां याद रखना है, 8वां खील वाला। ठीक है, और इसके बाद है जो आपका 10वां है जो आपका कौन वाली, चतवारिक सूत्र वाली। 9वां है जो यह भी बोल दिया जाता है कि 9वां है जो कौन से देवता को समर्पित है, सोम देवता। सोमरस आपने सुना होगा, शराब वगैरह से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और भी यजुर्वेद की चर्चा, उपनिषद की चर्चा, इन सब की चर्चा फिर हम करेंगे। अगला देखिए, संगम युग में
उरयूर क्या था? क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, उठफुटांग टाइप का क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। उरयूर किस लिए विख्यात था? मे भी कि यदि रिपीट कर दे चीजें तो हमें आने चाहिए। संगम युग की हम बात करें तो यह जो एरिया आपको नीचे वाली दिख रही है, जो डार्क हरे में, है ना, चेर चोल पांड का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। यह वाली एरिया जो है, यह क्या है? संगम काल से संबंधित है, संगम युग से संबंधित है, जो कि आप देखेंगे तो इसकी जो प्रकाष्ठा है 300 से लेकर करके 300 बीसी से लेकर के 400 एडी तक रहे, यानी लगभग, है ना, इस कितना 300 पहले, ठीक है, और 400 बाद में, लगभग 700 सालों तक, है ना, यह है जो आपका दक्षिण भारत में यह देखने को मिलेगा। और यह जो है आप सुने होंगे संगम साहित्य का नाम, है ना, अपने थिरुवल्लुवर का नाम सुना होगा, थिरुकुरल का नाम सुना होगा। इसकी चर्चा भी बजट में निर्मला सीतारमण ने शायद 2020 वाली में किया था, ठीक है। तो खैर, तो ये संगम साहित्य पर आधारित यहाँ पे चीजें चल रही थी। कहाँ पे? दक्षिण भारत में, जो कि आपको 300 से लेकर के 400 ईस्वी में मिलेगी। मतलब सिंपल सा कुछ नहीं है ना। जिस प्रकार से अशोक ने शासन किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, है ना, मौर्य वंश का स्थापना किया, तो ऐसा ही समझिए कि यहाँ क्या संगम युग चल रहा था, है ना, संगम युग चल रहा था, ठीक है। और इसमें कई सारी संगम साहित्यों की क्या हुई? स्थापना हुई, ठीक है। और तमिल कवियों का है जो मिलन को क्या कहा जाता था? संगम कहा जाता था, जिसमें तमिल कवियों का है जो क्या काफी ज्यादा बोलबाला हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है जो उरयूर जो था, उरयूर जो जगह है ना, आप देखेंगे इसमें तो यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह जो है ना, खास कर के कृषि से संबंधित, है ना, कृषि जो था इस क्षेत्र की प्रमुख है जो क्या थी? अर्थव्यवस्था थी, जिसमें धान, रागी, ईख, है ना, गोल मिर्च, आपका हल्दी, ये सब उपजाई जाती थी। और इसमें उरयूर जो जगह था वह किसके लिए? कपास के लिए क्या था? बड़ा ही फेमस था। तो बस इसे हमें कुछ नहीं करने हैं, उरयूर को याद कर लेने हैं कपास के, है ना। कई बार बोलते हैं, उस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत बेनिफिट आपको देने को होगा, क्योंकि उरयूर पे हमें रिसर्च नहीं करने हैं, संगम काल पे रिसर्च नहीं करने, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो बस रिपीट बाय द वे कर दिया, आंसर हम कर देंगे। बाकी इसे है जो ओवरऑल अभी हमें नहीं पढ़ने, है ना, बहुत ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करने, ठीक है। जहां डिस्कशन की बात होगी वहां हम खुद ही कर लेंगे, यहाँ वहां पे मैं खुद ही आपको हाईलाइट कराता हूँ, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो दो क्वेश्चन, एक तो उरयूर वाला बोला कि रिपीट नहीं किया, एक हमने बताया कौन? आपका जो ब्राह्मण युग था वह फिर रिपीट नहीं किया, कभी नहीं किया, ठीक है। उसे भूल जाइए आप, ठीक है, भूल जाइए। यदि पूछता है तो कपास एक बार आपने सुन लिया है, ठीक है, मे बी की आंसर लग जाए, लेकिन उसके डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं। अगला देखिए, है ना, अगला देखिए कौन सी संप्रदाय की बात करी गई है? आजीवक संप्रदाय, है ना, आजीवक संप्रदाय। एक मेरा दोस्त है, तो अभी वो सप्लाई इंस्पेक्टर है ना, 64th वाले में हुआ था उसे यही क्वेश्चन पूछा गया, है ना, यही क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा गया था कि बताओ आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ठीक है। तो कौन था? मखली पुत गोसाल। इसका पूरा नाम क्या दिया जाता है? मखली पुत गोसाल इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। यह जो देखिए मखली पुत गोसाल, यह कौन था? यह जो मखली पुत गोसाल है ना, महावीर स्वामी का दोस्त था। और महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उन्हीं का यह दोस्त था, है ना। अब बताइए, जब यह महावीर का दोस्त होगा तो इस मखली पुत गोसाल का झुकाव किसकी तरफ होगा? बताइए, मखली पुत गोसाल का जो झुकाव होगा वह कौन से धर्म की ओर होगा? जैन धर्म की ओर, है ना। तो जैन धर्म की ओर इसका झुकाव। लेकिन जब वाद विवाद हो जाता है महावीर स्वामी से, इसकी मतलब वाद विवाद होगी, 487 में इसकी मृत्यु भी हो जाएगी मखली पुत गोसाल, है ना। और यह जो आजीवक था, है ना,
आजीवक जो था वैसे व्यक्ति को कहा जाता जो, है ना, जो क्या, कर्म सिद्धांत, मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं रखने वाला। मतलब समझ रहे हैं, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देना, है ना, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देना। काम करोगे फल ना मिलेगा। कई बार ऐसा, है ना, लोग साथ भी होता है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो चलो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं चीजों को, या लग साथ नहीं दे रहा, इस प्रकार की चीजें। तो क्या कि मानव प्रयत्न में, कर्म सिद्धांत में आपको आजीवक लोग हैं जो विश्वास नहीं रखते। यह है जो क्या, सब कुछ नियति पे छोड़ने वाले लोग, सब है जो भगवान पे छोड़ दें, नियति जो होगा, है ना, देखा जाए। तो यह कौन है, आपके आजीवक। कर्म सिद्धांत में मानव प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, है ना, नहीं बोला जाता है कि जो भाग में लिखा होगा वही तो मिलेगा, भाग से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता, इस प्रकार का डायलॉग बोला जाता। वो सब क्या है, आपको नियतिवाद में विश्वास रखने वाले लोग, ठीक है। और और बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोक का पिता था, जो कि 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद है जो गद्दी पर बैठा था। यह बिंदुसार जो था वह कौन से संप्रदाय को मानता था, आजीवक को। जबकि चंद्रगुप्त के बारे में आप पढ़ेंगे तो वह है जो अल्टीमेटली, है ना, जैन धर्म को मान लिया था, और अशोक जो है अल्टीमेटली बौद्ध धर्म को मान लिया। तो देखिए, दादा, है ना, बाप और बेटा, तीनों में है जो तीन धर्म आपको दिख जा रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान यह रखेंगे। होप कि आजीवक का नॉर्मल सा मीनिंग समझ गए कि काम में विश्वास नहीं करना है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। वह है जो नियति पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, कौन, आजीवक। और इसके संस्थापक कौन, मकलीपुत्र गोसाल, मकलीपुत्र गोसाल, ठीक है। यह याद आपको इतनी रखनी है। अगली देखिए, है ना, यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, आप इसी के संदर्भ में पढ़ेंगे, बिहार में भी, है ना, आपने सुना होगा बराबर की गुफाएं। और इस बराबर की गुफाएं जो है ना, किसने बनवाया था, अशोक का पोता दशरथ नाम था उसका, ठीक है। उसने क्या किया था, आजीवकों को रहने के लिए गुफा बनवाया, है ना। कई लोग, आप लोग कई लोग हैं जो गए भी होंगे, ठीक है, हम लोग भी गए हैं, हाल ही फिलहाल में गए, तो उसके अंदर भी है जो हम लोगों, कुछ टूरिस्ट लोग आए हुए थे, ठीक है। तो जो अलग अलग है, सुदामा है, कर्ण चौपार है, ठीक है, उनके अंदर मतलब हम लोगों ने प्रवेश किया था। प्रवेश कर कर करके, मतलब नहीं होता है कि बोल करके देखना, फिर कहा जाता है कि मौर्य काल का एक अच्छा उदाहरण है, नमूना है, इसकी विशेषता होती है कि उसमें चिकनाई होगा, है ना। तो वास्तव में ये सभी चीजें वहां पे दिखती है। तो फ्रांस से है जो लोग आया हुआ था उस पर रिसर्च करने के लिए, ठीक है। मुद्दे की बात करें, देखिए अगला है कौन सी संप्रदाय से संबंधित बात है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन है जो सबसे अधिक, है ना। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन है जो सबसे अधिक, यह है जो आपको गुप्त वंश का देन सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा, है ना। कौन से वंश का, गुप्त वंश का देखने को मिलेगा, ठीक है। यह जो है भागवत संप्रदाय कहने का मतलब क्या है ना, भागवत संप्रदाय का मतलब सिंपल सा होता है, ठीक है। कहा जाता है कि जिसके उपासक खुद ही भगवान हो वह है भागवत संप्रदाय, ठीक है। और यह जो है, जैसे इसमें किसका, कौन से भगवान की पूजा करी जाती, तो विष्णु भगवान की, किसकी, विष्णु भगवान की इसमें क्या करी जाती, पूजा करी जाती, ठीक है। और यह जो है गुप्त जो वंश था उसने अपने, है ना, राज धर्म को अपनाया था। राज धर्म के रूप में कौन से धर्म को, तो भागवत धर्म को अपनाया था। जैसे कैसे अशोक है जो बौद्ध धर्म को अपना लेगा, है ना, तो पूरा साम्राज्य का है जो क्या हो जाएगा, पूरा साम्राज्य है जो बौद्ध धर्म का, मतलब बहुत बड़ा एक अनुयायी रहेगा जो क्या होगा, आपका बौद्ध धर्म का होगा। वही बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है, कि गुप्तों के द्वारा क्या किया गया था, है ना, एक सरकारी धर्म जो होगा एक प्रकार से, जैसे इंडिया क्या है अभी, एक सेकुलर स्टेट, है ना, राज का कोई धर्म नहीं, ठीक है। लेकिन गुप्त के टाइम में क्या था, यह राज धर्म के रूप में आपका भागवत धर्म को अपना रखा था। और इसके कई सारे शासकों के द्वारा परम भागवत की क्या ली गई थी, उपाधि ली गई थी। ध्यान रखेंगे, है ना, गुप्तों के द्वारा है जो परम भागवत की उपाधि क्या की गई थी, ली गई थी। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और भी है ना, जिसमें कंफ्यूजन होता है, इसके कारण से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है।
क्वेश्चन यह पूछ देता है कि जो आक्रमण हो रहे थे, है ना, अब देखेंगे कि इंडिया पे प्राचीन काल से ही आक्रमण हो रहे हैं। मुस्लिम आक्रमण के पहले से भी आक्रमण हो रहे हैं, यूनानियों के द्वारा किया जाता था, है ना, ईरानियों के द्वारा किया जाता था। सबसे पहला आक्रमण करने वाला ईरानी था, जिसका नाम था दारा, है ना, दारा प्रथम। उसके बाद आप देखेंगे तो सिकंदर है जो, है ना, किसके टाइम में, घनानंद के टाइम में आक्रमण करे। इसके बाद से जब जब यहाँ पे फिर सत्ता कमजोर होगा, ठीक है, आक्रमण क्या हो जाता है शुरू। और उसमें उस क्रम में है जो कई सारे, जैसे हम लोगों ने मॉडर्न में पढ़ा कि नहीं, क्या हुड्डा अड्डा अस्फा की बात हमने किया था, हुड्डा अड्डा अस्फा, पुर्तगाली आए, डच आए, है ना, अंग्रेज आए, डेनिश आए, स्पेनिश आए, फ्रांसीसी आए। वैसा ही, है ना, आपका प्राचीन काल में कौन कौन आया, ठीक है, तो सबसे पहले आया हिंद यूनानी, क्रम याद रखना है, पूछा हुआ है क्रम, ठीक है, हिंद यूनानी, इसके बाद शक, है ना, हिंद यूनानी, इसके बाद शक, इसके बाद पहल्लव और इसके बाद कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पहल्लव, कुषाण, ठीक है, बोलिए क्या क्या, हिंद यूनानी, शक, पहल्लव और कौन है, कुषाण। ये चारों को आपको क्रम से याद रखना है कि पहले आए हिंद यूनानी आए, इसके बाद शक आया, इसके बाद पहल्लव, इसके बाद कुषाण। अब हमें हो जाता है कंफ्यूजन, है ना, ऐसा नहीं कि हमें नहीं होगा, हमें भी होता, जैसा कि आपने कुछ देर पहले भी देखा होगा कि कभी कभी होता, माइंड डाइवर्ट हुआ तो गलती हो जाता है, या फिर कोई चीजें हैं जो दिमाग से ओझल हो गई होती, कुछ चीजें नहीं भी आती, ठीक है, तो इसके लिए हमने कोड बना, मतलब दिमाग में ऐसे बैठा लिया, ठीक है, कि, है ना, हम रहते हैं नानी के यहाँ, ठीक है, कुछ भी बदमाशी करेंगे नानी तो बोलेंगे ही, है ना, तो नानी जो है ना, नानी जो है, हमने ऐसे रिलेट कर लिया था इसे, ठीक है, नॉर्मल वे में, कि नानी जो है ना, हम लोगों पे क्या शक करने लगी, क्या, कि हमें है जो स्नेह नहीं देता, लव नहीं करता, ठीक है, और हमारे यहाँ है जो शांत से रहता नहीं, इसे नॉर्मल वे में रिलेट कर रहे हैं कि कोई नानी के यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, नानी के यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, और नानी को है जो, मतलब प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं, इस वे में हमने याद कर दिया था कि नानी है जो, मतलब नानी को कितना भी कर देते और शक करते रहती कि हमसे लव नहीं करता, है ना, हमारा ध्यान नहीं रखता, ठीक है, और हमारे यहाँ शान से रहता भी, ठीक है, तो इस वे में है जो चीजों को, नान, अब कुछ नहीं तो आपको जरूर यह जरूर याद रहेगा, है ना, कि नानी है जो शक करती है, यानी यूनानी है, उसके बाद शक, है ना, शक किस वे में, है ना, कि लव है जो नहीं करता है और हमारे यहाँ शान से रहता है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव है जो हमने इस पे इसका टोन देने का प्रयास किया है, बाकी आप जिस वे में आप याद रखें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से अभिलेख से पता चलता है ना, कौन से अभिलेख से यह पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ, है ना, पश्चिम भारत तक फैला हुआ। अब देखिए इस पिक्चर को देखिए, है ना, इस पिक्चर को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना, कि यह किसका साम्राज्य था। देखिए यहाँ पे, है ना, क्या दिख रहा है, मौर्यन अंपायर, यानी मौर्य साम्राज्य था, जो कि चेर चोलपांड नीचे को छोड़ देंगे, जो कि इधर हम लोगों ने देखा था कि संगम वाला था, है ना, संगम वाला भी नीचे की ओर सिमट कर करके रह जा रहा है। यह पूरा का पूरा एरिया, ये सब जो दिख रहा है ना, आपका मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य। यह तो पिक्चर से आपके दिमाग में अब आ चुका होगा, इसकी एरिया जो बढ़ी हुई थी वह कहाँ तक, है ना, आपका कहाँ तक, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, अभी का पाकिस्तान तो खैर दूर की बात, अफगानिस्तान भी हमारे कुछ, एक तो देख लिया कि पश्चिम भारत का तो इसका एरिया था, लेकिन केवल बोलने से थोड़ी ना हो, है ना, इस बात का प्रमाण, और प्रमाण है, आपने सुना होगा, एक अभिलेख है जिसका नाम है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सी, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। और यह जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, गुजरात वाले एरिया, सौराष्ट्र वाले एरिया, ठीक है, तो इसी से यह पता चलता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था,
हाँ, जूनागढ़ में, है ना। उस झील का नाम था सुदर्शन झील, और इस झील का मरम्मत करवाया है रुद्र दामन, है ना, रुद्र दामन। ठीक है। और रुद्र दामन जो है, ये अपना एक शिलालेख बनवाया, और इसमें इस बात को अंकित किया, क्या अंकित किया, कि सुदर्शन झील का निर्माण है जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जिसका मैंने निर्माण नहीं किया है, बल्कि हमने क्या कराया है, मरम्मत। तो यही बात से पता चलता है रुद्र दामन का क्या, जूनागढ़ अभिलेख से, है ना, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से, जो कि आपका कहाँ, गुजरात में, है ना, गुजरात में। ठीक है। तो सुदर्शन झील, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है आपसे कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया, तो रुद्र दामन, लेकिन बनवाया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चलिए, और भी कई सारी अभिलेख की हमें आगे चर्चा भी करनी है। अगला देखिए, वह स्तंभ, है ना, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाई, है ना, मगध का सम्राट। याद है आपको, हम लोगों ने चर्चा किया था बिहार स्पेशल वाली में जब पढ़ रहे थे, कि बिहार में अभी 16 महाजनपद में 3 महाजनपद है। उस 16 महाजनपद की चर्चा कहाँ से, है ना, आपका अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है। इसमें हम लोगों ने बात किया कि 3 महाजनपद बिहार में, जो कि आपका एक तो कौन है, मगध, दूसरा बज्जी संघ, और तीसरा है जो अंग था, अंग भागलपुर वाले एरिया में, और आपका पटना से उधर चले जाए, वैशाली से लेकर करके पूरा उत्तर तक, उत्तर बिहार तक, ये सब है जो बज्जी संघ के अंतर्गत आता है। और ओवरऑल हमने बात किया था कि अल्टीमेटली सब पर विजय कर लेगा मगध, है ना, और उसी का देख रहे हैं आप, कौन सा, मौर्य साम्राज्य। और वह मौर्य साम्राज्य कहाँ से चल रहा है, कहाँ से, मगध से चल रहा है ना, यानी ये भी वर्तमान आपका गया, पटना, इन सभी वाले एरिया से चला करता था। खैर, तो यह जो है ना, भाबरू अभिलेख है, जो कि कहाँ है, राजस्थान। भाबरू अभिलेख में अशोक ने बतलाया, क्या बताया है, कि मैं कहाँ का सम्राट हूँ, मगध का सम्राट। एक क्वेश्चन तो या कई बार रिपीट किया हुआ है, ध्यान रखेंगे, है ना। इसके बाद मास्की एवं गुजरा अभिलेख की बात करें, मास्की के साथ साथ गुजरा अभिलेख, है ना, यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसमें है जो, है ना, आपका अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम मास्की एवं गुजरा अभिलेख में क्या मिलता है, अशोक, यानी उस राजा का नाम। ठीक है। एक रूमिनदेही अभिलेख है, इससे पता चलता है कि अशोक जो है ना, कहाँ गया था, कपिल वस्तु लुम्बिनी गया था, जो कि किनका, महात्मा बुद्ध का क्या है, जन्म, है ना। तो 3 अभिलेख आपको, मगध का सम्राट बताया भाबरू में, मास्की गुजरा में अशोक नाम मिलता है, रूमनदेही से पता चलता है कि वह लुम्बिनी, है ना, गया था। कीन स्तंभ लिखा हुआ है, हमें कुछ पता नहीं है भैया कीन स्तंभ के बारे में, ना कहीं देखा है और ना कहीं पूछा जाता है, तो फालतू चीजों को हमें छोड़ते हुए चलने। होप की 3 बातें आपको याद रहे, है ना, मगध का सम्राट भाबरू में, मास्की गुजरा में अशोक, रूमनदेही से पता चलता है लुम्बिनी। ठीक है। बाकी, है ना, एक छोटा सा हमने चैनल पे वीडियो भी बनाया हुआ है, इसके 13 शिलालेखों को हमने ठीक से याद भी करवाया हुआ है। ठीक है। ऐसे क्लास में फिर हम चर्चा इसकी करेंगे। अगली देखिए, है ना, अगली देखिए, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है ना, व्यापारिक मार्गों पर मौन। ठीक है। इसमें आप देखेंगे, अभी हमने बात किया था संगम साहिब की, संगम वंश यहाँ नहीं है, ध्यान रखेंगे, संगम साहित्य है। और यह संगम साहित्य, संगम यहाँ क्या था, तमिल कवियों का संगम। और यह कब से कब तक चल रहा था, 300 से लेकर के 300 BC से लेकर के, जो संगम, जो आपका संगम जो वंश है, एक प्रकार से जो संगम साहित्य पर आधारित है, जिसमें हमने बात किया था चेर चोल पांड वाली। ठीक है। 300 BC से आपका 400 AD तक यह चलता है दक्षिण भारत। ठीक है। और इस वाले एरिया में अभी कुछ देर पहले हमने बात किया, उरयूर की बात किया कि नहीं, याद है अभी, उरयूर की किया या नहीं, बोलिए। हाँ, कपास के लिए, तो कपास वह व्यापारिक केंद्र वहां चर्चा था। तो देखिए, लॉजिकली आप छाटेंगे, यदि पूरा ना भी पढ़े रहे, ठीक है, कोई चीज हम पूरा नहीं पढ़ सकते, है ना, लेकिन हाँ, दिमाग थोड़ा यहाँ से लगा सकते, इसका मतलब इसमें चर्चा है। ठीक है। इसके बाद है जो, है ना, जातक कहानी है। तो जातक में आप जानते हैं कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं, और इसमें है जो कुछ कुछ है जो यात्रियों वगैरह का वर्णन किया गया है।
इधर उधर से लोग जो ट्रैवल करते थे, जिसके कारण से है जो इसमें भी कुछ कुछ व्यापारिक मार्गों की चर्चा कर दी गई। लेकिन मिलिंद पन्हो, है ना, मिलिंद पन्हो के बारे में आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें जो है दो व्यक्ति की चर्चा है, एक तो मिनांडर और एक नागसेन। नागसेन जो है बौद्ध भिक्षु है और मिनांडर जो है हिंद यूनानी शासक है। अभी हमने बात किया था कि पहले कौन आया था, हिंद यूनानी, इसके बाद नानी करती है शक, यानी शक आया, उसके बाद शक किस लिए, लव के लिए, यानी पहलव, और उसके बाद कुषाण आया। ये हिंद यूनानी क्या था, शासक था मिनांडर। और हिंद यूनानी जो शासक था, ठीक है, और उसमें मिनांडर कई प्रकार का भगवान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा करता था, ठीक है। और नागसेन है जो उसका बड़ा ही लॉजिकल आंसर देता है ना, बड़ा ही लॉजिकल आंसर देता है। मिनांडर उस नागसेन से प्रभावित होकर करके आपको बौद्ध धर्म अपनाता हुआ नजर आएगा। कौन, मिनांडर। आवाज ठीक जा रही है ना, मैंने माइक को थोड़ा नीचे लगा दिया। हाँ। अब देखिए, तो यह याद रखेंगे, तो यही दोनों का जो डिस्कशन हुआ, और नागसेन जो है मिनांडर को जिस वे में प्रभावित किया, उसकी चर्चा है जो मिलिंद पन्हो में। तो इसमें केवल डिस्कशन ही डिस्कशन है ना, इसमें कोई व्यापारिक मार्ग की चर्चा नहीं करी गई, है ना, इसमें कोई व्यापारिक मार्ग की चर्चा नहीं करी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मिलिंद पन्हो, ठीक है। इसके बाद है जो, अब देखिए जातक के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हमारे पास तो नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ का है कि हमें सीधे तौर पे आंसर भी याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए कि शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए। कुछ देर पहले हमने बात किया था, है ना, भागवत धर्म को बढ़ावा कौन किसने दिया था बताइए, भागवत धर्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला वंश, आंसर गुप्त 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 वंश, है ना। तो यही है जो आपका क्या है, गुप्त वंशी है, क्योंकि मंदिर, है ना, मंदिर बनना यहीं से प्रमुख रूप से शुरू हो जाएगा, ठीक है। याद है हमने पिछली डिस्कशन में हमने चर्चा किया था, क्या जो पहला क्वेश्चन ही था कि किसके टाइम में है जो आपका गंधार कला है जो फली फूली, कुषाणों के टाइम में। वहां से क्या होता है, कुषाणों के टाइम में आपने क्या देखा, है ना, कि मूर्ति निर्माण कला शुरू हो। लेकिन भारत में मंदिर निर्माण कला जो है यह गुप्त के टाइम से शुरू हुआ। किसके टाइम से, गुप्त के टाइम से। और मंदिर होंगे तो उसमें पुजारी होंगे, और उस पुजारी के रूप में कौन होंगे, ब्राह्मण होंगे, है ना, कौन होंगे, ब्राह्मण। और ब्राह्मण काल की बात करें, कुछ देर पहले पढ़ा है आपने, बताइए ब्राह्मण काल कब से कब तक, 800 से 600, है ना, बीसी में आपका 800 से 600, जो कि उत्तर वैदिक में आपको देखने को मिले, ठीक है। तो यह है जो आपको क्या है, ग्राम वगैरह अनुदान वगैरह देने का काम है जो गुप्त के टाइम से ही है जो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है ना, तो गुप्त काल को कहा जाता है ना। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, क्योंकि पिछली डिस्कशन में भी हमने चर्चा किया था इसकी, कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहे, है ना, तो आपका गुप्त वंश को कहा जाता है, यानी गुप्त के काल को कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त था, और इसी वंश का एक, है ना, राजा होगा कुमार गुप्त, है ना, कुमार क्या होगा, गुप्त होगा। और यह कौन सी यूनिवर्सिटी का निर्माण करेगा बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करेगा, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है ना, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद है जो और भी इसमें कई सारी चर्चाएं हैं, समुद्रगुप्त वगैरह के बारे में हमें चर्चा करना है, भारत का नेपोलियन वगैरह, आगे हम कर लेंगे। एक देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो देखिए, एक पाल वंश है, एक प्रतिहार है, एक राष्ट्रकूट दिख है। ये सब है जो 700 के आसपास में है, तीनों, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, है ना। ये लोग है जो आपस में 100 साल लड़ेगा भाई, है ना। ये तीनों वंश कितना, 100 साल है जो लड़ता है, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, पाल वंश। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इनकी चर्चा करेंगे। खैर पहले फैक्चुअल दो इन तीन इंफॉर्मेशन याद रखिए। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, अब यूपीएससी के लिए पाल वंश अपने आप में इंपॉर्टेंट
रखिए, प्रतिहार ज्यादा याद रखे न रखे, पाल पूरा पढ़ के जाइए अच्छे से, है ना। हमने बिहार वाली में चर्चा किया था पाल वंश के बारे में। हाँ, तो पाल वंश का संस्थापक कौन है आपका? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। 750 के आसपास में होता है ना। इसकी एरिया कौन सी है? बिहार बंगाल। अभी मैं मैप दिखाऊंगा आपको। बिहार बंगाल वाले एरिया है आपका, ठीक है। और इस वंश का प्रमुख जो शासक होगा उसका नाम पड़ेगा धर्मपाल। और यह जो धर्मपाल है ना, एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराएगा जिसका नाम क्या पड़ेगा? विक्रमशिला। आपने सुना होगा विक्रमशिला एक्सप्रेस, ठीक है। तो विक्रमशिला आपका कहाँ था? यूनिवर्सिटी, है ना। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपका कहाँ? भागलपुर में। गोपाल बनवाया था उदंतपुर यूनिवर्सिटी, और उदंतपुरी कहाँ? आपका नालंदा में। कहाँ? नालंदा में। और इन दोनों को है जो ध्वस्त करने का काम करेगा बख्तियार खिलजी, है ना। नालंदा को भी ध्वस्त कर दिया, विक्रमशिला को भी, उदंतपुरी को। इधर देखिए इन लोग बना रहा है, और उधर बख्तियार खिलजी आया, पूरा चौपट कर दिया, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रकूट का पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। प्रतिहार का कौन है? आपका नागभट्ट प्रथम। और कहा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 पक्षों में संघर्ष, है ना। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, है ना, इनके बीच है जो क्या होता था? लड़ाई हुआ करता था, है ना। इस पिक्चर को आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ क्या बोल रहे हैं? वही तो हम बता रहे हैं अभी। देखिए यहाँ है जो आपको पिक्चर से पता चल रहा होगा कि कौन से क्षेत्र में है जो पाल है, कौन से क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे पाल आपको नजर आ रहा है, इस वाले एरिया में प्रतिहार नजर आ रहा है, और इधर है जो आपको राष्ट्रकूट नजर आ रहा है ना। राष्ट्रकूट नजर आ रहा है। तीनों है जो एक दूसरे का आसपास में आपको नजर नहीं आ रहा है, पड़ोसी टाइप का। पड़ोसी में लड़ाई होता ही मतलब संभव था। देखिए ये राष्ट्रकूट है जो इसके बॉर्डर पे यहाँ पड़ रहा है ना। इधर में देखेंगे प्रतिहार यहाँ पे बॉर्डर में पड़ रहा है पाला से, है ना, पाला से, ठीक है। तो और यह वाली एरिया जो है ना, आप जानते हो कि अभी यह वाली एरिया यूपी है ना। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, यही वाली एरिया तो है। अच्छा, यह जो एरिया है ना, यह जो एरिया है ना, यहाँ से गंगा नदी बहती, ठीक है। इस वाले एरिया में ही आपकी कौन सी नदी बहती? गंगा नदी। और गंगा नदी, यमुना नदी, इन सब के आसपास का जो क्षेत्र होगा, बताइए कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी होती है उससे क्या बोलते हैं? खादर की बांगर, है ना। उनके नीचे से खादर नदी बनती, खादर मिट्टी, जो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बन, और बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। इस एरिया में होता कृषि बड़ा बम्पर था। उद्योग की तो बात तो नहीं आएगी, है ना। तो इस एरिया पे जिसका कब्जा होता है, कृषि खूब हुआ। इसका मतलब है कि क्या? इस एरिया से राजस्व भी खूब आएगा, सैनिकों के लिए खाने के लिए, साम्राज्य में लोगों को खाने के लिए खाद्यान्न इस वाले एरिया से मिलते थे। और यह बहुत ज्यादा अभी भी कहा जाता है बिहार, यूपी वाला एरिया जो है दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र आता है ना। मेंस आंसर लिखेंगे, है ना, या क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो बताइए बिहार के पास क्या है? बिहार के पास 3-4 चीज बहुत। क्या क्या? बिहार के पास सबसे दुनिया की उपजाऊ मिट्टी, बिहार के पास जल संसाधन, बिहार के पास जनसंख्या है, और जनसंख्या तो बताइए बाजार भी, है ना, बाजार। यदि इन चीजों को सही से मैनेज किया जाए तो बिहार बहुत आगे हो जाए। एक तरफ देखिए दक्षिणी बिहार सूख जाता है, उत्तरी बिहार डूब जाता है, जनसंख्या बेरोजगार है, ठीक है। खेत है जो क्या छोटे छोटे आपको लैंड होल्डर्स मिलेंगे देखने को। ये सभी प्रॉब्लम्स, ठीक। तो केवल है जो उपभोक्ता बन करके रह जाएगा, और पैसा रहेगा तब तो अच्छा है कि उपभोक्ता भी रहेगा। तो ये चीजें मैनेजमेंट के बिना सब बेकार हो रही है। खैर मुद्दे पे है। तो कन्नौज के लिए, हाँ, यही एरिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी एरिया है? कन्नौज। और यही कन्नौज के लिए सब क्या करता था? तीनों लड़ता था, ठीक है। कौन? आपका पाल, प्रतिहार और राष्ट्र, ठीक है। इतनी बात होगी अभी के लिए सफिशियंट है, इतना आप ध्यान रखें, है ना। चलिए आगे देखें।
अगली बात है हमारी, क्वेश्चन क्या है, अगली बात हमारी क्या है ना, क्वेश्चन यह है, तो मैं मिटा दूं थोड़ा सा, चलिए, बाकी कुछ कुछ रखने देते हैं ताकि, है ना, क्विक रिवीजन जब मैं इसका करवाऊंगा लास्ट टाइम में, एग्जाम के टाइम में, है ना, एक आध दिन में लगभग 500-600 क्वेश्चन कर कर करके, है ना, एक घंटे में फटाफट टाइप का, तो यह काम आएगा लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होगा, तेजी से बोलने में क्या होता है कि दिमाग उतना जल्दी सोचेगा नहीं, जो रहेगा सामने, है ना, वही बात निकल करके आएगी। चलिए खैर, कहा गया है कि कौन से काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई। अछूत वाली बात करी जा रही है ना, और यह अछूत वाली अवधारणा आपको पता होगा कि कुरीतियां कौन से काल में आपको फैलती हुई दिखेगी, है ना, कौन से काल में, तो आपको ऋग वैदिक काल में, है ना, क्या था, यह है जो कर्म आधारित चीजें थी। लेकिन आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा, कास्ट आ गया, है ना, छुआछूत आ गया, समाज में क्या हुआ, नैतिकता का पतन होने लगा, कई सारे आडंबर आ जाएंगे, ठीक है। आपको क्या होगा, जादू टोना, मतलब जितनी कुरीतियां टाइप की है, ये सभी उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा। तो अछूत की अवधारणा जो विकसित होगी वो कौन से काल में होगी, तो आपको उत्तर वैदिक काल में दिखेगा। और उत्तर वैदिक काल आपको पता होगा, है ना, कब से कब तक, तो 1000 से लेकर करके 600 BC, यही समस्याएं होएगी, ठीक है। तो क्या होगा, जो क्षत्रिय है ना, आप देखेंगे कि जैन धर्म, आपके महावीर स्वामी क्षत्रिय, ठीक है। इसके बाद है जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित जो बुद्ध भगवान हुए, वो भी क्षत्रिय। ये सब है जो ब्राह्मणों के खिलाफ या ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा थे उसके खिलाफ है, जो आवाज उठाते हैं। खैर, तो उत्तर वैदिक काल में है जो आपको अछूत की भावना है, जो निगेटिव वाली बात है ना, दिमाग में इसे रखना है कि उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को। अब पॉजिटिव वाली बातें जो आएंगी ना, है ना, वह आपको ऋग वैदिक काल में जनरली देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कर रहे कि उत्तर वैदिक में सबका सब निगेटिव ही होगा, लेकिन जनरली आंसर वैसे लगा सकते हैं। अगली देखिए, अगली बात आती है मोहम्मद गौरी की, है ना, मोहम्मद गौरी की, ठीक है, किसकी, मोहम्मद गौरी। यह है जो मोहम्मद गौरी, यह गौर वंश का एक शासक था, गौर वंश का शासक था, जो कि आपका मध्य एशिया से क्या करता था, इंडिया की तरफ आता था, धन लूटता था और चल जाता था मध्य एशिया में। तो इन सब का उद्देश्य, इसके पहले आपने सुना होगा, मोहम्मद गौरी के पहले मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था भाई, 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक में, जिसमें 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण, 16वां आक्रमण उसका, आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जो है वो आपका क्या करता था, भारत पर यह भी इसका भी आक्रमण होता था, और इन सब का उद्देश्य जो होता था वह क्या होता था, प्रमुख रूप से धन को क्या करना, लूटना, इसका उद्देश्य होता था। लेकिन यहाँ मोहम्मद गजनवी तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन मोहम्मद गौरी थोड़ा अलग अलग किस्म का कहा कि धन भी लूटेंगे, एरिया भी कब्जा हम करेंगे, और इस एरिया से हम क्या जनरेट करेंगे, रिवेन्यू जनरेट करेंगे। ये क्या करता है, मैं आपको लाया कि नहीं, ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे यह वाली एरिया है ना ऊपर में, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली एरिया को आप देखेंगे, तो इस वाले एरिया से क्या होता था, आक्रमण आपको देखने को मिलता था। और आपने देखा होगा एक चीज, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं, है ना, हम लोगों ने देखा नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, इवन आप बाबर का आक्रमण देखेंगे, सब यही वाली एरिया से होगा, है ना, यही वाली एरिया से होगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे कि पानीपत में ही क्यों युद्ध हो रहे थे, इसका कारण में हम लोगों ने चर्चा किया था। खैर, यहाँ पे मैं बात करूं तो इस वाले एरिया से आपको, बात हमारी किस पे थी, बात हम क्या कर रहे थे, हाँ, मोहम्मद गौरी पे बात कर रहे थे। चलिए, थोड़ा सा मैं भटक गया, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मोहम्मद गौरी जो था, इस वाले एरिया पे क्या अपना आक्रमण भी करेगा, धन भी लूटेगा, और इस एरिया पे कब्जा भी करना चाहे, कब्जा भी करना चाहिए। देखिए, इसका सबसे पहला जो आक्रमण होता है ना, किसका, मोहम्मद गौरी का, जो सबसे पहला आपको आक्रमण देखने को मिलेगा 1175 में।
इसके बाद है जो गुजरात पे आक्रमण करता है, जहां शासक रहता है भीम द्वितीय, आक्रमण करता है ना, भीम द्वितीय हरा देता है, ठीक है, मोहम्मद गौरी को उठता पीटता है। तो उसके बाद है जो, है ना, बोला कि तुम इधर किस लिए आए हो, है ना, बोला घूमने आए, है ना, तो कूट दिया, समझ रहे हो। अब देखिए तो क्या होगा, तो मजाक के तौर पे बोल रहे हैं। इसके बाद है जो क्या होगा कि बंद करके रखेगा मोहम्मद गौरी, कौन, भीम द्वितीय। लेकिन थोड़ा सा है ना कहा ही जाता है कि भारत की जो हवा पानी है ना, इसमें सॉफ्टनेस है ना, यहाँ का कल्चर जो है थोड़ा सा क्या है, सॉफ्ट। फिर क्या होगा, भीम द्वितीय को है जो मोह माया आएगा इसके घर वालों के कहने पे, तो भीम द्वितीय क्या कर देता है, छोड़ देता है। और ये समझिए कि ये कोबरा था ये, है ना, कोबरा था एक प्रकार का, कौन, मोहम्मद गौरी, कुटाया पिटाया था, ठीक है। पहला हारा, दूसरा बार हारा, ये प्रयास लगातार करते हैं। और यह है जो क्या करेगा, आपको इसका नजर कहाँ सीधा रहेगा, है ना, दिल्ली पे, कहाँ, दिल्ली पे इसका नजर रहेगा, किसका, मोहम्मद गौरी। यह चाहता था कि इस एरिया, यह एरिया बहुत ज्यादा रिवेन्यू देता है, अतः हम इस एरिया को ले अपने कब्जे। तो यह क्या होगा, है ना, आप देखेंगे कि दिल्ली में आपका पृथ्वी बैठा हुआ था, ठीक है। और आपने सुना होगा एक नाम, है ना, तोमर, तोमर का नाम सुना, अनंग पाल तोमर, जिसने दिल्ली का स्थापना किया, ठीक है। और उसी का नाती था कौन, आपका पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात यह कर रहा कि यह जो मोहम्मद गौरी है ना, दिल्ली तक पहुंचने का प्रयास करता है, उससे पहले प्रमुख शासकों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन था, दिल्ली के गद्दे पर बैठा हुआ एक मजबूत शासक, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। इसका नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। यह पृथ्वीराज, इसे राज पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ गद्दी पे यह बैठा हुआ है, उधर से आक्रमण कर रहा है ना, ये लड़ेगा पृथ्वीराज चौहान, और यह है राजपूत, है ना, यह है राजपूत। तो पहले युद्ध के कुछ इथिक्स हुआ करते थे कि सूर्य ढलने के बाद है जो हम नहीं लड़ेंगे, है ना, नहीं लड़ेंगे। पहली बार तो नॉर्मल वे में है जो मोहम्मद गौरी को हरा देता है, और इसका एक भाई रहता है पृथ्वीराज चौहान, जयराज उसका, है ना, नाम था। वो पृथ्वीराज चौहान को बहुत मारता है, सॉरी उल्टा बोल दी, मोहम्मद गौरी को बहुत मारता है पृथ्वीराज चौहान का भाई, ठीक है। इसके बाद है जो मोहम्मद गौरी बड़ा ही गुस्सा रहता है उसके भाई से, अगला बार करता क्या करता है ना, द्वितीय युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध, पहला में मोहम्मद गौरी हार जाएगा, किसी तरह से जान बचा करके भागेगा। क्या करेगा, पृथ्वीराज चौहान का जो दुश्मन था, है ना, जिसका नाम था जयचंद, देखे होंगे, है ना, जयचंद का खूब निगेटिव वे में नाम आता है। जयचंद जो था, है ना, यह है जो पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था, कन्नौज का शासक था। देखिए बार बार कन्नौज आ रहा है ना, ये कहाँ का शासक था, कन्नौज का। तो यह होता क्या है कि इसकी बेटी थी जयचंद की, जिसका नाम था संयोगिता, और उससे है जो प्रेम विवाह कर लेता है पृथ्वीराज चौहान, है ना, जिसके कारण से, है ना, जयचंद है जो पृथ्वीराज चौहान से खफा रहता है। यह कहा जाता है कि उठा कर करके लेकर के चला गया, जिसके कारण से है जो पृथ्वीराज चौहान खफा रहता है, जयचंद है जो खफा रहता है, दोनों में बनती नहीं। तो जयचंद फिराक में था कि कब इससे बदला ले। उधर से आया था मोहम्मद गौरी, है ना, और मोहम्मद गौरी को साथ कौन देता है, द्वितीय युद्ध में जयचंद इसकी पूरी कमी को बता देता है। और दुश्मन की कमजोरी आप जान गए, हराना आसान है ना। फिर लोग रहा राजपूत, रात में लड़ाई करेगा नहीं सूर्यास्त होने के बाद, ठीक है। तो जब लड़ाई हुई, है ना, गौरी क्या करता था, सब पूरा भेद ले चुका था, इस सेना को कुछ कुछ टुकड़ी करके 20 सेना भेजे, 25 सेना भेजे एक बार में। तो पृथ्वीराज चौहान को लगता होगा, है ना, कि हमारे पास डिस्कशन करनी है, लेकिन अब कहानी पे चले गए, खैर बतला देते हैं जल्दी से।
तो पृथ्वीराज को लगा कि लगता है गौरी के पास सेना होना है नहीं। जैसे ही क्या होता है, शाम होता है, आपका मोहम्मद गौरी पूरी ताकत के साथ क्या कर देता है, आक्रमण। और जिसका भाई था उसका एक एक दांत तोड़ देता है। कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान को अपने कब्जे में लेता है। ठीक है। और इसी का एक लेखक होगा, इसी का एक दरबारी कवि था, जिसका नाम क्या था, याद है सबको? चंदवर दाई। चंदवर दाई। आपने नाम सुना होगा। हाँ, चंदवर दाई का नाम। सबको कहा जाता है। अब इसके बाद है जो क्या एग्जैक्ट कहानी है नहीं पता रहती। ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि दोनों को पकड़ करके पृथ्वीराज चौहान और चंदवर दाई को लेकर करके चला जाता है। कौन? मोहम्मद गौरी है जो कहा, गौर प्रदेश। उसके बाद है जो 1206 में, देखिए 1192 में यहाँ युद्ध आ रहा है। कौन? पृथ्वीराज चौहान पकड़ करके कहा जाता है कि लेकर के चला गया है कहाँ, गौर प्रदेश गौरी। ठीक है। इसके बाद 1192 में चंदावर का तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध जीत गया। इसके बाद जो साथ दिया था जयचंद, उसे भी मोहम्मद गौरी क्या करता है, 1194 में चंदावर के युद्ध में हरा देता। तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, है ना। इसके बाद जयचंद को भी हराया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को है जो लेकर करके चला जाता है अपने गौर प्रदेश, और कहा जाता है इसको दोनों आंख से अंधा कर देता है। किसे? पृथ्वीराज चौहान। कौन कर देता है ना, मोहम्मद गौरी कर देता है ना। मोहम्मद गौरी क्या कर देता है, अंधा कर देता है ना। चंदवर दाई है जो क्या है, मतलब लेखक है एक प्रकार से, कहीं दरबारी कवि है, ये तो गाने बजाने में रहे। ठीक है। एक बार क्या कहा जाता है कि गौर प्रदेश में मोहम्मद गौरी के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, निशाना वाला, है ना, निशाना वाला। ठीक है। जिसमें कहा गया कि पूरा प्रदेश से भाग ले सकता है। पृथ्वीराज चौहान जो था वह जेल में बंद था, है ना। और चंदवर दाई को ये इन्फॉर्म करता है, चंदवर दाई इसे इन्फॉर्म करता है कि देखो बांध चलाने का प्रतियोगिता हो रहा है, क्या तुम भी भाग लोगे? ताकि इससे अच्छा मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। तो है ना, चंदवर दाई जाकर के गौरी को बोलता है कि देखिए पृथ्वीराज भी चाहता है कि हम क्या लें, प्रतियोगिता में भाग। ठीक है। सभी लोग इस पे हंसते हैं, ये अंधा क्या भाग लेगा, किधर तीर लगाएगा, है ना। आयोजन होता है, सब कुछ चीजें ठीक चल रही होती है ना। होता क्या है ना, उस आयोजन को देख रहा होता है कौन, चीफ गेस्ट के तौर पे मोहम्मद गौरी। तो कहा जाता है कि जब दिया जाता है इसके हाथ में बाण, तीर कमान, पृथ्वीराज चौहान नहीं उठाता है, छोड़ देता है। तो पृथ्वीराज चंदवर दाई जो था वो समझ जाता कि आखिर क्या कारण है कि यह नहीं उठा रहा, है ना, क्या कारण है कि नहीं उठा रहा, समझ जाता। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी को जाकर करके बोलता है कि साहब, है ना, ये जो है पृथ्वीराज आपका गुलाम है, जब तक आप आदेश नहीं देंगे कैसे उठा लेगा ये बाण, है ना, ये क्या करेगा, है ना। तब वो बोलेगा, मतलब आदेश देगा एक प्रकार से। तो इस आदेश को चंदवर दाई अपनी भाषा में समझाता है ना। किसे? पृथ्वीराज चौहान को। बोलता है 4 बांस 24 गज, अष्ट अंगुल परमान, इतने पर बैठा सुल्तान मत चुको चौहान, है ना। और देखिए इसे क्या बता दिया, 4 बांस 24 गज, अष्ट अंगुल परमान, इतने पर बैठा सुल्तान मत चुको चौहान। ये क्या कर दिया, पूरा का पूरा एग्जैक्ट डिस्टेंस बता दिया कि तुमसे, है ना, तुमसे कितनी दूरी पे है जो मोहम्मद गौरी बैठा हुआ। और जैसे ही आदेश उधर से आता है, ठाक से उठाता है क्या, बाण, तीर कमान, और मारता है जो कि सीधे जाकर के मोहम्मद गौरी को लगता है ना। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द भेदी बाण चलाना जानता था। शब्द भेदी कहने का मतलब शब्द को सुन कर करके वह जो एग्जैक्ट निशाना लगाने में माहिर था।
अब कई लोग अनुश्रुति भी बोलते है ना, कई लोग बोलते हैं कि बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया। तो एक एक कंडीशन यह दे दिया जाता कि मोहम्मद गौरी की वहीं पे मृत्यु हो जाती। अब बाकी पृथ्वीराज चौहान का तो क्या होगा समझ ही रहे हैं कि उसका जो भी सेना वगैरह रहेगा छोड़ेगा नहीं। खैर, तो थोड़ी सी, चलिए, कहानी आपने सुन लिया। हाँ, तो तीनों युद्ध आपको कम से कम याद रखने हैं, कहानी, लेकिन होगा क्या, कहानी याद रहेगा, युद्ध याद नहीं रहेगा। चलिए, बहुत सारी चर्चाएं करनी है भाई। हाँ, चलिए, कहाँ हम चले गए थे। हाँ, मोहम्मद गौरी, तो ये क्या करेगा, हम यह बोल रहे थे कि एरिया जो है ना, एरिया है जो ये कब्जा करेगा, और ये मोहम्मद गौरी तो अपनी जगह चला जाता था, है ना। तो ये क्या करता था, है ना, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को जो लाहौर वाला एरिया है ना, यह दे दिया करता था, ताकि इस एरिया में, है ना, इस एरिया से राजस्व वगैरह वसूल कर करके हमें पहुंचाते रहना, है ना, हमें पहुंचाते रहना। लेकिन 1206 में इसकी हो गई मृत्यु, मालिक ही नहीं रहा, है ना। तो क्या होगा, एक यह दौड़ चला जाएगा गौर प्रदेश, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो रह जाएगा लाहौर वाले एरिया में, है ना। और एक कुवाचा रहेगा जो कि लाहौर और गौर प्रदेश के बीच वाले एरिया को है जो ले ले। तो सबसे पहले ऐसे कितना इस एरिया में दिया था, भारत वाले एरिया में यह किसे दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। और जो कि 1206 से लेकर करके 1210 तक है जो क्या रहेगा, है ना, 1206 से 1210 तक शासक बना रहेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया जाता है, 1192 में आप पढ़ेंगे, है ना, 1192 के आसपास से यह है जो इंडिया में रहना शुरू हो जाएगा। आपने सुना होगा कुब्बतुल इस्लाम, जो कि भारत में बना सबसे पहला मस्जिद था, कुब्बतुल इस्लाम, है ना। इसने क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। और और क्या बनवाया, है ना, इसने क्या, कुतुब मीनार बतलाया हमने, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बताया, कुब्बतुल इस्लाम बताया, ये सब है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है, देन, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है, देन है, ठीक है। यह याद रखेंगे। लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, लाखों का दान देने वाला था इसे, ठीक है। यह याद आपको रखना है। 1210 में क्या हो जाती है, चौगान यानी पोलो खेलते समय लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है ना, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, 1210 में। इसके बाद इसका बेटा जो कि अयोग्य रहेगा, उसका नाम रहेगा आराम शाह, और आराम शाह गद्दी पर बैठेगा, लेकिन क्या, इल्तुतमिश है जो इसे मार करके भगा देगा, और फिर गद्दी पर खुद बैठेगा इल्तुतमिश, ठीक है। चलिए, कई सारा डिस्कशन में कई सारी बातें हमने कर, बातें ठीक ठाक है, कोई दिक्कत हो रहा, बोलिए। चलिए, सही है। हाँ, अब देखिए, यह कि इस वे में चीजों को लेकर चलें, चीजें लंबी होएगी, लेकिन हाँ, क्वेश्चन जब आएगा तो सीधा या स्ट्राइक करें, है ना। अब जैसे हमने पृथ्वीराज चौहान की बात कर दी, आपके दिमाग में, है ना, 1192, 1193, 1194, 1206, 1210, यहाँ तक चीजें आ चुकी है ना, यलदौज, कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। खैर, अगला देखिए, कौन से सुल्तान के द्वारा खालसा भूमि, खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि होता था, ठीक है। सुल्तान है, इसका मतलब समझिए कि दिल्ली सल्तनत के आसपास की बात करी जा रही है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, इन सब में खालसा बोला जाता था भूमि को, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे ज्यादा खालसा भूमि की पैमाने जो विकसित हुई है, आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे आप अलाउद्दीन खिलजी टेक्के के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, जितना भी रहता है सरकारी भूमि को दिया हुआ रहता है फ्री में, सबको है जो अपने पास लिया आता है ना। तो खालसा भूमि सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में है जो आ जाएगी, है ना। और यह जो है, आप देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी शासक कब बनता है, आपको पता होगा, 1296, 1296 में, ठीक है। और यह किससे, अपने चाचा, है ना, या ससुर, किसका, दिन से, उसे है जो क्या, मार पर क्या होता है, कौन, दिन
है ना। अलाउद्दीन खिलजी एक अनपढ़ शासक, लेकिन शासन बड़ा जबरदस्त किया। जितना साल किया, 20 साल शासन किया, 1316 तक, ठीक है, लेकिन शासन बड़ा जबरदस्त किया। ठीक है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यह ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूरा दुनिया को जीतने का जो बना रखा था सिकंदर के जैसा, यही कारण जो उपाधि धारण किया था सिकंदर सानी, कहा कि, है ना, इसका नहीं होता है कि कोई सलाहकार वगैरह होता है, कहा कि ज्यादा सानी मत बनो, है ना, कुल सिकंदर सानी निकल जाएगा, ज्यादा फैलोगे, है ना, कुछ होने को नहीं। जितना है पहले उतना तो अच्छे से कंट्रोल करो, तब जा करके और दुनिया को जीतने का क्या ख्वाब है जो छोड़ता है। क्या सिकंदर जो है, सिकंदर क्या बोल रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी है, सिकंदर सानी का उपाधि धारण करता है, अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता है। बाद में यह चीजें ड्रॉप करेगा। इसे अली या गुरसाब के नाम से भी जाना जाता था। क्या? अली या गुरसाब। ठीक है, इसने क्या किया था, सैनिकों को कहा कि भाई नगद वेतन देंगे, है ना, अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि जब लड़ाई आया, है ना, तो क्या, लड़ाई आया तो हम क्या करें, सेना में भर्ती किए चीजों को, तो क्या होगा, फौजी ट्रेंड रहेगा नहीं, युद्ध जीतेंगे नहीं। ठीक है, तो यही होता है। कई लोग, हम लोग क्या, हमने देखा है कई लोगों को, क्या, एग्जाम आएगा, किताब को उल्टाना शुरू होगा। और कई लोग हैं जो क्या, पहले ही से तैयार है, तो आपको किस वे में रहना है ना, किस वे में क्या करना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ करके आप सीख सकते हैं। कि अलाउद्दीन खिलजी क्या अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया था। यदि हमें क्षेत्र पे कंट्रोल करना है, ठीक है, अपना क्षेत्र को कंट्रोल में रखना है, और भी इसका विस्तार करना है, तो सेना को अस्थाई रखना पड़ेगा, नगद वेतन देना पड़ेगा। इसने घोड़ा को दागने एवं हुलिया पर था लिखने का शुरुआत कर दिया। नहीं, जैसे कोई होगा, एक घोड़ा लेकर के गया, उसका हुलिया लिखता था, है ना, क्योंकि पैसा दे रहा है। तो क्या होता था कई बार, एक ही घोड़ा को अलग अलग लोग लेकर के चले जाते थे और अपने आप को गिना देते थे कि हम भी सैनिक हैं आपके, पैसा दीजिए। तो यही कारण से हुलिया वगैरह लिखना शुरू किया था। कौन करवाया था? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, यह याद रखेंगे कि क्षेत्र पे है जो 50%, मतलब राजस्व भूमि पे 50% ही टैक्स शुरू किया था। टैक्स कितना ले रहा था? 50% आपको टैक्स, कहने का मतलब है आधा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, है ना, इसके बाद आप देखेंगे लूट के धन पे पहले, है ना, 1/4 टैक्स लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि लूटेगा ना है तो सबसे पहले तो ज्यादा राजा का होगा, है ना, सुल्तान का होगा। 3/4 टैक्स लेना शुरू किया लूट पे, है ना। साथ ही से बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया। कहा जाता था कि मंडी में यदि कोई कम तौल दिया, जितना कम तौलता था उतना उसका मांग मांग काट लिया जाता था। बड़ा ही सख्त प्रणाली लाया। इसके बाद देखिए अगला है ना, अगला ध्यान रखेंगे, अगला अगला है किसके बारे में, थोड़ी सी मैं बलबन की बात करूं, गयासुद्दीन बलबन की, है ना। बलबन जो है 1266 में गद्दी पर बैठेगा, है ना, जिसने बड़ा ही अलग किस्म का, एक बूढ़ा था एक व्यक्ति समझिए कि, और इसने क्या किया था, सीजदा पाबोस प्रथा लाया था, है ना। क्या? सीजदा पाबोस